गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम टू पीडब्ल्यू ओनली आईएएस। दोस्तों, बात करें अगर हम द हिंदू के फ्रंट पेज की, तो एक्चुअल में हम लोगों ने ना कुछ दिन पहले सी ए क्यू एम के बारे में डिस्कशन किया था। सी ए क्यू एम क्या है? कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट। इसका काम ये था सी ए क्यू एम का कि आपका जो दिल्ली एनसीआर का रीजन है ना, यहाँ पर एयर क्वालिटी को ये अच्छे से मेंटेन करें, पोल्यूशन को यहाँ पे कम करें। राइट। पर यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट का ऐसा कहना है कि ये जो पैनल है ना, ये एक तरह से फेल्ड रहा है पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, दिल्ली और आसपास के रीजन्स के हमें बहुत सारी खबरें ऐसी देखने को मिल रही हैं जहां पर देखा गया है कि पराली जलाई जा रही है, स्टबल बर्निंग की खबरें हमें देखने को मिल रही हैं। ठीक है। प्लस यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि आप बातें तो बहुत कर देते हो कि हम ये इंप्लीमेंट करेंगे, ऐसे करेंगे, पर उसकी इंप्लीमेंटेशन काफी नीचे ग्राउंड लेवल पे काफी कम देखने को मिलती है। हालांकि सीए की हमने बोला है कि ऐसा नहीं है, हमने बहुत सारे स्टेप्स भी लिए हैं एंड आने वाले समय में पोल्यूशन कैसे कम करेंगे उसके रिगार्डिंग भी उन्होंने बात करी है। प्लस उन्होंने ये भी बात करी है कि पिछले कुछ समय में ट्रेंड जो है एयर क्वालिटी का वो बेहतर हुआ है। तो काम उन्होंने किया है, ऐसा उनका कहना है, पर सुप्रीम कोर्ट ने डेफिनेटली बोला है कि इंप्लीमेंटेशन में अभी भी हमें कुछ कमियां देखने को यहाँ पर मिल रही हैं। बाकी बात करें, देखो, तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर की, वो प्रधानमंत्री जी से मिले ताकि अकॉर्डिंगली अपनी स्टेट के लिए वो और फंड यहाँ पे ले पाए। दोस्तों, डेट है आज की 28 सितंबर 2024 एंड आप सभी का स्वागत है आज के प्रीलिम बूस्टर न्यूज डिस्कशन के अंदर। पहला जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है वेम्बनाड लेक के बारे में। देखो, केरला के अंदर ना अगर आप कभी घूमने गए हो तो एक बड़ी ही इंपॉर्टेंट जगह है वेम्बनाड लेक। एक्चुअल में मैं आपको बात करूं, वेम्बनाड लेक ना आप में रामसर साइट हमें देखने को मिल जाती है। कई बार हमने वेटलैंड साइट्स का डिस्कशन किया है, तो हम जानते हैं कि रामसर अपने आप में बड़ा ही इंपॉर्टेंट कन्वेंशन बन जाता है वेटलैंड्स के लिए। तो वेम्बनाड भी दरअसल में रामसर साइट ही है। भारत में आप जानते होंगे ना, जो सुंदरबंस है वो सबसे बड़ी रामसर साइट है। बिल्कुल ठीक बात है। पर जो सेकेंड लार्जेस्ट आपको वेटलैंड साइट भारत में देखने को मिलती है वो केरला की आपकी वेम्बनाड लेक ही है। चलो, ये बात तो ठीक है। अब वेम्बनाड लेक रामसर में भी है। प्लस एट द सेम टाइम अगर मैं बात करूं टूरिज्म के पर्सपेक्टिव से, तो यहाँ पर बहुत सारे टूरिस्ट भी आते हैं। पता है क्यों? क्योंकि यहाँ पर आते हैं बैक वाटर्स। राइट। एक्चुअल में यहाँ पर आपको अरेबियन सी देखने को मिल जाएगा एंड अरेबियन सी और आपका जो वेम्बनाड लेक है इसके बीच में आपको कुछ बैरियर्स देखने को मिल जाएंगे। बिल्कुल। जिस वजह से क्या होता है ना, यहाँ पर हमें बैक वाटर टच देखने को मिल जाता है, जो कि केरला के टूरिज्म का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। टूरिज्म की ही जब मैं बात करता हूँ ना, वेम्बनाड लेक एक और कारण से पॉपुलर है, दैट इज आपका नेहरू ट्रॉफी बोट रेस। आप लोगों ने नेहरू ट्रॉफी बोट रेस सुना होगा या फिर आपने स्नेक बोट रेस सुना होगा। जब भी आप ये नाम सुनोगे ना, स्नेक बोट रेस, आपको डायरेक्टली दिमाग में आना चाहिए केरला, और केरला में कहाँ पे? वेम्बनाड लेक। ये बात आप ध्यान में रखोगे। ये जो बोट रेस है ना, अभी ये शुरू होने जा रही है। ठीक है। इसका 70th एडिशन होगा एलापुआ डिस्ट्रिक्ट ऑफ केरला के अंदर इन पुनामड़ा लेक। तो ये चीजें आपको यहाँ पे पता होनी चाहिए। देखो, वेम्बनाड लेक की बात करूं तो ये केरला की सबसे लार्जेस्ट लेक देखने को मिल जाएगी एंड भारत देश की आपको ये लॉन्गेस्ट लेक देखने को मिल जाती है। इसको अलग अलग नामों से जाना जाता है, जैसे वेम्बनाड कायल, वेम्बनाड कोल, पुन्नामड़ा लेक और आपका कोची लेक। ठीक है। अलग अलग रीजन के हिसाब से इसका नाम चेंज होता रहता है। बाकी इसको जो लेक के अंदर जो पानी है ना, वो 4 रिवर से आता है। एक आपका है मीनाचिल, एक आपका है अचनकोविल, पाम्पा और आपका मनीमला। जैसे मैंने कहा, बैक वाटर टूरिज्म का इंपॉर्टेंट पार्ट है। ये वल्लमकली नाम भी आप ध्यान में रखोगे, दरअसल में इसी को ही स्नेक बोट रेस यहाँ पे बोला जाता है। रामसर साइट का हमने डिस्कशन कर ही लिया। इसके अलावा यहाँ पर आपको एक बर्ड सेंचुरी देखने को मिलती है, कुमाराकोम बर्ड सेंचुरी। ये आपके वेम्बनाड लेक के ईस्टर्न शोर्स पे लोकेटेड है एंड यहाँ से बहुत सारे माइग्रेटरी बर्ड साल भर में यहाँ पे आते हैं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आप सभी को मैं बता दूं कि अगर आप एमसीक्यू प्रैक्टिस करना चाहते हो तो ये आपके सामने क्यूआर कोड है, इसको आप स्कैन करके एमसीक्यू प्रैक्टिस कर सकते हो। एक बच्चे ने लिखा था, सर इसको स्कैन करके कुछ और आ रहा है। नहीं, वो कई बार एडवर्टीजमेंट्स वगैरह आ जाती होती हैं, वो ऐड होगी, पर एक्चुअल में अगर आप इसको स्कैन करोगे तो आपको एमसीक्यू प्रैक्टिस का ही पेज ओपन होगा। राइट। दूसरा, कुछ बच्चे ने बोला सर एडवर्टीजमेंट बड़ी आती है। देखो यार, अब एडवर्टीजमेंट कितनी आएगी कितनी नहीं आएंगी वो मेरे हाथ में नहीं है, वो यूट्यूब के हाथ में है। ठीक है। तो उसको थोड़ा सा आप मैनेज कर लिया करो। अगला दोस्तों टॉपिक की तरफ आगे बढ़ते हैं, दैट इज अभेद लाइट वेट बुलेट प्रूफ जैकेट। यहाँ पर आप पिक्चर देख पा रहे होंगे। ये दरअसल में है क्या? ये आपकी जैकेट है। जैकेट भी कैसी? आपकी बुलेट प्रूफ। ठीक है। आप जानते हो फोर्सेस को बुलेट प्रूफ जैकेट्स की जरूरत डेफिनेटली पड़ती है। तो हमने क्या किया है, हमने इंडिजीनियस बुलेट प्रूफ जैकेट्स यहाँ पे डेवलप करी है। ठीक है। किसने करी है? यहाँ पर रोल रहा आपका डीआरडीओ का, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, एंड साथ साथ जो आईआईटी दिल्ली के जो रिसर्चर्स हैं उनके द्वारा मिलकर यहाँ पे इनको यहाँ पे डेवलप किया गया। अब खास बात इन जैकेट्स की ये है कि ये अपने आप में बहुत ही लाइट वेट देखने को मिल जाती हैं, यानी कि इनका जो जिसने इनको पहना होगा ना उसको ज़्यादा तकलीफ नहीं होगी। तो इन जैकेट्स का नाम क्या रखा गया है? इन जैकेट्स का नाम रखा गया अभेद, एडवांस बैलिस्टिक फॉर हाई एनर्जी डिफीट।
तो जैसा मैं कह रहा था, इनको डेवलप किया गया है डीआरडीओ इंडस्ट्री एकेडमिया सेंटर ऑफ एक्सेलेंस के द्वारा, और यहाँ पे पॉलीमर्स और आपके जो इंडिजीनियस बोरॉन कार्बाइड सेरेमिक मटेरियल, उससे यहाँ पे ये जैकेट्स बनी है। अब आपके दिमाग में एक चीज आएगी, सर हमें डीआरडीओ पता है, आईआईटी दिल्ली भी पता है, पर ये डीआरडीओ इंडस्ट्री एकेडमिया सेंटर ऑफ एक्सेलेंस क्या है? समझते हैं। देखो ये वर्ड समझना, इंडस्ट्री एकेडमिया, व्हाट डज दिस मीन? देखो जैसे मान लो आप एक कंप्यूटर इंजीनियर हो, ठीक है। अब हो सकता है आपको कॉलेज के अंदर कुछ एक चीज़ें पढ़ाई जा रही हो, आपको C++, जावा, ये सब चीज़ें पढ़ाई जा रही हो सकता है, ठीक है। पर एक्चुअल में जो इंडस्ट्री को अंदर आपको और चीज़ें चाहिए, मतलब डेफिनेटली लैंग्वेजेस हैं, लैंग्वेज चलो ठीक है एक चीज़ होती है, बट आपको लेट्स से लैंग्वेजेस को भी छोड़ के ना कुछ ऐसे आपको स्किल्स दिए जा रहे हैं जो बहुत ही इररेलेवेंट हो चुके हैं, जो आज से 15-20 साल रेलेवेंट थे। पर आज के समय मार्केट में जो चीज़ें चाहिए वो आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया, मशीन लर्निंग हो गया, 5G हो गया, क्लाउड कंप्यूटिंग हो गया, ठीक है ना, साइबर सिक्योरिटी हो गया। ये सब चीज़ें शायद आपको यहाँ पे इंडस्ट्री में तो चाहिए, पर आपके कॉलेज में आपको ये चीज़ें पढ़ाई ही नहीं जा रही। तो इसका मतलब पता क्या है, इंडस्ट्री और एकेडमिया में बिल्कुल भी कोलैबोरेशन नहीं है। अगर इन दोनों के बीच में कोलैबोरेशन होता, तो यहाँ पर भी बच्चों को वही चीज़ें पढ़ाई जाती हैं जो इंडस्ट्री में रिक्वायर्ड होती, एंड अकॉर्डिंगली फिर आगे जाके वो पूरी तरह से इंडस्ट्री के लिए रेडी हो पाते। अब यहाँ पर भी ना जब मैं बात करता हूँ डीआरडीओ इंडस्ट्री एकेडमिया सेंटर ऑफ एक्सेलेंस की, ये क्या करता है, ये आपकी इंडस्ट्री को आपके एकेडमिक्स के साथ यहाँ पे कंट्रीब्यूट करता है या कोलैबोरेट करवाता है। जैसे आपकी डीआरडीओ लैब्स, एकेडमिया, स्टार्टअप्स, इंडस्ट्रीज, सब यहाँ पर मिलकर आपस में कोलैबोरेट करेंगे। उससे क्या होगा, अच्छी अच्छी टेक्नोलॉजी डेवलप होगी, इनोवेशन आएगा, ठीक है, नई नई चीज़ें हम यहाँ पे अच्छे से डेवलप कर पाएंगे, ठीक है, डिफेंस कैपेबिलिटीज़ में मदद मिलेगी, ठीक है ना, डिफेंस सिस्टम्स के अंदर मदद मिलेगी। तो ये सब चीज़ें आपके कौन देखता है, ये आपके डीआरडीओ इंडस्ट्री एकेडमिया सेंटर ऑफ एक्सेलेंस, जो कि डीआरडीओ के द्वारा एस्टेब्लिश किए जाते हैं एट वेरियस एकेडमिक इंस्टीट्यूट्स एंड यूनिवर्सिटीज, जैसे आईआईटी दिल्ली हो गया, आईआईटी बॉम्बे हो गया, इस तरह डिफरेंट डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस के अंदर ऐसे हमने 15 DIA CEOs यहाँ पे बनाए हैं एट IITs IASC अक्रॉस इंडिया। तो ये चीज़ भी आपको यहाँ पे पता होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं। एक देखो छोटा सा हमें एक टर्म के बारे में जानना है, दैट इज कैफाई, या कैफिया भी आप इसको बोल सकते हो। एक्चुअल में क्या है ना, ये टर्म जो कैफिया है ये पिछले कुछ दिनों से यहाँ पे न्यूज़ में था, तो थोड़ा सा हमें यहाँ पे जानना पड़ेगा। देखो जैसे ये सामने आपके पर्सन देख पा रहे होंगे, इसने एक स्कार्फ पहना हुआ है, राइट। ये जो स्कार्फ पहना हुआ है ना, ये दरअसल में ये स्कार्फ इंडिकेट करता है पैलेस्टीन को। इसकी काफ़ी लंबी चौड़ी हिस्ट्री रही है। एक्चुअल में अगर हम बात करें तो जब वर्ल्ड वॉर 1 के समय में भी जो पैलेस्टीन के सपोर्टर्स थे, वो यहाँ पर इस तरह से ये स्कार्फ पहनते थे। फिर जब बाद में इसराइल को एक देश बनाया गया आफ्टर सेकंड वर्ल्ड वॉर, तो उस समय भी जो लोग पैलेस्टीनियन सपोर्टर्स थे वो यहाँ पर इस तरह का स्कार्फ पहनते थे। फिर बाद में अगर हम बात करें ना, तो जो PLO है, पैलेस्टीनियन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन के जो लीडर है यासिर अराफात जी, इन्होंने यहाँ पे इस कफिया को पॉपुलराइज किया 1970s के अंदर। फिर जब नेल्सन मंडेला जी थे, ठीक है, जब उन्होंने कहीं ना कहीं पैलेस्टीनियंस के साथ सॉलिडारिटी अपनी दिखाई, तो उस समय भी उन्होंने यहाँ पे ये कफिया पहना था। तो इस तरह से जो स्कार्फ होते हैं ना, ये अपने आप में पैलेस्टीनियन सॉलिडारिटी का बहुत एक चिन्ह बन के सामने आते हैं। अभी हुआ क्या है ना, एक इंडियन अमेरिकन ऑथर हैं जुम्पा लहरी जी, इन्होंने यहाँ पर ना न्यूयॉर्क सिटी का एक नोगोची म्यूजियम है, उसका एक अवार्ड लेने से मना कर दिया। पता है क्यों? क्योंकि ये जो म्यूजियम है ना, इन्होंने अपने कर्मचारियों को बोला था कि आप ये वाला स्कार्फ नहीं पहन के आ सकते ऑफिस के अंदर। तो उस वजह से इन्होंने यहाँ पे अवार्ड ये मना कर दिया। बाकी अगर हम बात करें, देखो वेस्ट के अंदर भी जब भी किसी को इसराइल के अगेंस्ट ऑपोजिशन दिखाना होता है, तो यहाँ पर वो स्कार्फ ये वाला पहन लेता है। इवन कनाडा, ऑस्ट्रेलिया ने भी स्कार्फ को यहाँ पे अपने लेजिस्लेटिव चैम्बर्स के अंदर बैन किया हुआ है, क्योंकि ये अपने आप में उनको लगता है कि ये डिवाइसिव सिंबल है, लोगों को बांट रहा है। बाकी देखो मैं ऑथर की बात करूं तो इंग्लिश बॉर्न अमेरिकन ऑथर आपको देखने को मिल जाएंगी। यहाँ पे इनके द्वारा यहाँ पे ये पुलित्जर प्राइज जीता गया 2000 के अंदर फॉर द वर्क, जो कि इंटरप्रेटर ऑफ मालिट्स है, ठीक है ना। तो बाकी आप इनके जो नाम है वो भी आप यहाँ पे देख पाओगे। अगले टॉपिक पे चलते हैं, इट इज ग्लोब स्टीयरिंग कमेटी। देखो अभी क्या हुआ है, भारत जो है ना 15 मेंबर ग्लोब स्टीयरिंग कमेटी का यहाँ पे उसके अंदर इलेक्ट हो गया है। अब आप पूछेंगे आखिर ये मुद्दा है क्या? देखो पहले आप ग्लोब नेटवर्क की फुल फॉर्म समझिए। ग्लोब नेटवर्क स्टैंड्स फॉर ग्लोबल ऑपरेशनल नेटवर्क ऑफ एंटी करप्शन लॉ एनफोर्समेंट अथॉरिटीज। दरअसल में यहाँ पर इसको स्टैब्लिश किया गया था G20 फ्रेमवर्क के अंतर्गत। इसमें वर्ड समझ पा रहे हो, एंटी करप्शन की बात हुई है, ठीक है। तो यहाँ पर ना क्या होता है, दुनिया भर की अलग अलग कंट्रीज साथ मिलकर आती हैं, एंड अकॉर्डिंगली एंटी करप्शन को हम कैसे, मतलब एंटी करप्शन प्रैक्टिसेस को हम कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं, आपस में क्रिमिनल इंटेलिजेंस को कैसे शेयर किया जा सकता है, और करप्शन को खत्म करने के लिए क्या क्या स्ट्रेटजीज और बेस्ट प्रैक्टिस आपस में एक्सचेंज करी जा सकती हैं, यही ग्लोब का काम रहता है।
अब 2021 के अंदर अंडर यूनाइटेड नेशन यूएन जनरल असेंबली स्पेशल सेशन अगेंस्ट करप्शन, उसके अंतर्गत इसको ऑफिशियली लॉन्च किया गया था। ये चीज़ आपको यहाँ पे पता होनी चाहिए। इसके अलावा अगर हम इसके कुछ फीचर्स की बात करें तो यहाँ पर आप नोट कर पाओगे कि इसमें 121 मेंबर कंट्रीज आज के समय देखने को मिलती हैं और 219 मेंबर अथॉरिटीज़ हैं। ठीक है, तो इन्फॉर्मेशन शेयर होती है आपकी अलग अलग लॉ इन्फोर्समेंट अथॉरिटीज़ के बीच में। भारत की तरफ से जो मिनिस्ट्री है दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, एंड उसके अंतर्गत भी अगर आप नोटिस करना चाहो ना तो सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन सीबीआई हमारी तरफ को हमें रिप्रेजेंट करती है, एंड कई बार ईडी भी यहाँ पे भारत को यहाँ पे रिप्रेजेंट करती है। इंपॉर्टेंट बात ध्यान में रखनी है कि इसका जो सेक्रेटेरिएट है वो मैनेज किया जाता है बाय यूएनओडीसी, यूनाइटेड नेशन ऑफिस अगेंस्ट ड्रग्स एंड क्राइम्स, और इसके फंक्शंस मैंने आपको बता ही दिए कि करप्शन को खत्म करना, आपस में बेस्ट प्रैक्टिस को शेयर करना और स्ट्रेटजीज डेवलप करना इसका काम रहता है। अब ये सारा काम करेगा कौन, तो उसके लिए यहाँ पे एक कमेटी होती है जिसका नाम है स्टीयरिंग कमेटी। स्टीयरिंग कमेटी इस पूरे नेटवर्क की ना इसको मैनेज करने का काम स्टीयरिंग कमेटी के पास ही होता है। जो मैं बात कर रहा था ना कि भारत भी इलेक्ट हुआ है 15 मेंबर स्टीयरिंग कमेटी का, वो इसी की मैं यहाँ पे बात कर रहा था। तो यहाँ पर आपको एक चेयर देखने को मिल जाएंगे, एक वाइस चेयर हो गया, एंड टोटल आपके 15 अप टू 15 मेंबर्स यहाँ पे हो सकते हैं फॉर 3 ईयर टर्म। भारत इन्हीं में से यहाँ पे एक कंट्री यहाँ पे इलेक्ट हुआ है। इसके अलावा यहाँ पर एक प्लेनरी होती है जो कि साल में कम से कम एक बार होती है, जहाँ पर सारे मेंबर्स यहाँ पे मिलते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो इसका डेफिनेटली इंपॉर्टेंस इसी सेंस में देखी जा सकती है कि दुनिया भर की लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज आपस में साथ मिलकर काम करती हैं अगेंस्ट करप्शन। तो ये बात हुई ग्लोब स्टीयरिंग कमेटी के बारे में। आगे चलते हैं अगले टॉपिक पे, दैट इज ईआरसीपी, ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट। देखो एक्चुअल में अगर हम बात करें ना तो अगर आप थोड़ा राजस्थान के ना ईस्टर्न वाले पोर्शन की तरफ जाओ तो यहाँ पर आपको नोटिस करने को मिलेगा कि काफ़ी सारी पानी की समस्याएं मिलती हैं काफ़ी सारे एरियाज के अंदर। ठीक है, तो कुछ साल पहले यहाँ पर ईआरसीपी को स्टार्ट किया गया था 2017-18 के अंदर। तो कोशिश ये थी कि जहाँ जहाँ पे सरप्लस पानी है उनको हम यहाँ पे यूटिलाइज करें, ताकि जो डेफिसिट वाटर डेफिसिट रीजन्स हमें राजस्थान के अंदर देखने को मिलते हैं खासकर साउथ ईस्टर्न डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर, वहां पर इस पानी को यहाँ पे पहुंचाया जा पाए। और ये सिर्फ आपका अगर आप नोटिस करोगे ना तो सिर्फ यहाँ पे राजस्थान का रोल नहीं है, आपका मध्य प्रदेश का भी आपका काफी इंपॉर्टेंट रोल देखने को मिल जाएगा। तो इसी वजह से यहाँ पर कुछ एक रीजन से, जैसे फॉर एग्जाम्पल आप चंबल बेसिन से आप नोटिस कर पाओगे, यहाँ पे जो भी काली सिंध, पार्वती, मेज और चकान सब बेसिन के अंदर पानी होता है ना, वहां से हम चाहते हैं कि पानी डाइवर्ट करें टू ऐसे एरियाज जहाँ पे पानी का डेफिसिट है, जैसे बनास, गंभीरी, बाणगंगा, पार्वती, इनके अंदर पानी को यहाँ पे डाइवर्ट करें। इससे ऐसा बताया जा रहा है कि राजस्थान के बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट, जैसे आपका झालावाड़ हो गया, ठीक है, अजमेर हो गया, जयपुर हो गया, और बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट्स को यहाँ पे पीने का पानी यहाँ पे मिलेगा। तो प्रोजेक्ट को सेंट्रल वाटर कमीशन का भी अप्रूवल मिला था 2017 के अंदर। पर दिक्कत ये आ गई कि बहुत सारे ना राजस्थान और मध्य प्रदेश के बीच में कुछ ना कुछ इंटर स्टेट डिस्प्यूट्स आ गए, एंड उस वजह से क्या समस्याएं आ गई, तो ये सारे प्रोसेस को करा नहीं जा पाया। क्योंकि आप नोटिस करो ना, जब मैं बात करता हूँ ना चंबल की, तो चंबल आपका सिर्फ राजस्थान का नहीं है, चंबल आपका राजस्थान में भी है, आपका मध्य प्रदेश में भी है, एंड इवन कुछ हिस्सा आपका चंबल का यूपी में भी देखने को मिलता है। तो डेफिनेटली राजस्थान और मध्य प्रदेश के बीच में अगर कुछ इस तरह के इंटर वाटर डिस्प्यूट्स होंगे, वाटर शेयरिंग डिस्प्यूट्स होंगे, तो डेफिनेटली उससे इसको आगे इंप्लीमेंट करने में दिक्कत आएगी। तो यहाँ पर अभी क्या हुआ है ना, अभी यहाँ पर जो राजस्थान के चीफ मिनिस्टर हैं और मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं, वो साथ में यहाँ पर उन्होंने डिस्कशन किया। अकॉर्डिंगली डिसाइड ये हुआ कि इस जो ईआरसीपी है ना, ईस्टर्न राजस्थान क्लान प्रोजेक्ट, इसको हम थोड़ा मॉडिफाई करेंगे। तो इसीलिए इसको मॉडिफाइड ईआरसीपी बोला जाता है, एंड अकॉर्डिंगली इससे राजस्थान को भी फायदा होगा एंड साथ ही साथ मध्य प्रदेश को भी फायदा होगा। तो ये कुछ बातें आपको यहाँ पे पता होनी चाहिए। बाकी देखो, बात करूँ चंबल रिवर की, तो डेफिनेटली आप यहाँ पे पिक्चर में देख भी पा रहे होंगे कि जो चंबल रिवर है ना, वो अकॉर्डिंगली आपका आगे जाके यमुना के अंदर मिलता है, तो यमुना की ट्रिब्यूटरी आपको देखने को मिल जाएगी। बाकी इसके अलावा अगर हम बात करें, चंबल रिवर ओरिजिनेट करती है विंध्या माउंटेन्स के अंदर नियर इंदौर मध्य प्रदेश। यहाँ पर आपको एक विंध्या माउंटेन्स के अंदर आपको एक पीक देखने को मिलेगी सिंगार चौरी के नाम से। अकॉर्डिंगली ये फ्लो करती है नॉर्थवर्ड की तरफ, जैसे मैंने आपको यहाँ पे डिस्कशन किया था कैसे ये अकॉर्डिंगली नॉर्थवर्ड यहाँ पे हमें फ्लो करती हुई देखने को मिल जाएगी। फिर आगे जाके ये ठीक है मीट अप करती है और चीज़ों के अंदर, फिर आगे जाके ये यूपी के अंदर एंटर कर जाती है। ठीक है, एंड इम्पॉर्टेंट बात आपको चंबल के कॉरस्पॉन्डिंग ये भी ध्यान रखनी है कि चंबल के एक तो जो मैं बात करता हूँ सदर्न साइड की तरफ, यहाँ पर आपको विंध्या रेंजेस देखने को मिल जाएंगी, एंड नॉर्थ वेस्ट वाली साइड के ऊपर आपको यहाँ पे चंबल के कॉरस्पॉन्डिंग आपको यहाँ पे अरावली रेंजेस देखने को मिलती हैं। तो ये कुछ पॉइंटर्स हैं चंबल के बारे में जो आपको जानने चाहिए। इसके अलावा बहुत सारे चंबल के ऊपर प्रोजेक्ट्स हैं, जैसे चंबल के ऊपर आप बात करें तो गांधी सागर डैम आपको देखने को मिल जाएगा, राणा प्रताप सागर डैम हो गया, कोटा बैराज हो गया, ये सारे चंबल रिवर के ऊपर ही हैं। बाकी यहाँ पे पोल्यूशन फ्री रिवर इसको माना जाता है चंबल रिवर को, एंड
यहाँ पर ही ना चंबल के ऊपर आपको नेशनल चंबल सेंचुरी देखने को मिल जाती है, जिसमें आपकी अलग अलग क्रिटिकल इंडेंजर्ड स्पीशीज, ठीक है, IUCN स्टेटस नहीं बात कर रहा पर इन जनरल बता रहा हूँ, जैसे आपका घड़ियाल हो गया, रेड क्राउन रूफ टर्टल हो गया, गैंजेस रिवर डॉल्फिन हो गया, ये जो अपने आप में काफ़ी थ्रेट जिनको फेस होता है, वो आपको यहाँ पे इस पर्टिकुलर सेंचुरी के माध्यम से इनको यहाँ पे कंजर्व करने की कोशिश है। तो ये कुछ बातें हैं जो आपको यहाँ पे पता होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं, परम रुद्र सुपर कंप्यूटिंग सिस्टम एंड न्यू HPC सिस्टम। थोड़ा सा इसको जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये मुद्दा क्या है। देखो, प्रधानमंत्री जी के द्वारा ना 3 परम रुद्रा सुपर कंप्यूटिंग सिस्टम को यहाँ पे लॉन्च किया गया अंडर नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन। देखो, आप लोग सुपर कंप्यूटर के बारे में जानते होंगे। सुपर कंप्यूटर क्या होते हैं? हाई परफॉर्मिंग मेन फ्रेम सिस्टम होते हैं, ठीक है। जैसा कि आप नोटिस करोगे, इनकी जो स्पीड होती है बहुत ज़्यादा होती है। बहुत सारे टास्क ये क्या करते हैं, उसको अलग अलग छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं एंड उनको साथ में मिलकर साइमल्टेनियसली करते हैं। तो एक्चुअल में ऐसा हो सकता है कि नॉर्मल कंप्यूटर के अंदर जो काम कई सालों में शायद हो रहा हो, वो यहाँ पर सुपर कंप्यूटर कुछ सेकंड्स के अंदर ही शायद उसको कर दे, ठीक है। इनकी जो स्पीड होती है ना, वो दरअसल में फ्लॉप्स में मेजर होती है। फ्लॉप्स क्या होता है? फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकेंड, ठीक है। तो नॉर्मली अगर हम बात करें सुपर कंप्यूटर की, तो उसकी अगर आपको स्पीड को मेजर करना हो ना, तो उसको स्पीड को मेजर करने का तरीका क्या है? उसकी स्पीड को मेजर करने का तरीका है आपका पेटा फ्लॉप्स, ठीक है। एक आपके होते हैं, आपके गीगा फ्लॉप्स हो सकते हैं, फिर आपके टेरा फ्लॉप्स आ जाते हैं, फिर आपका पेटा फ्लॉप्स आ जाते हैं। तो इस तरह से ये चीजें देखने को मिलती हैं। एक पेटा फ्लॉप का मीनिंग होता है 1000 ट्रिलियन ऑपरेशंस पर सेकेंड, ठीक है। तो बहुत ज्यादा हैवी स्पीड देखने को मिल जाती है। दुनिया की बात करें तो चाइना लीड करता है सुपर कंप्यूटर्स के मसले में, फिर आपका USA, जापान, फ्रांस और बाकी देश आ जाते हैं। भारत के अंदर अगर हम बात करें तो पहला जो सुपर कंप्यूटर था वो परम 8000 था, डेवलप्ड जो किया गया था 1991 के अंदर। और असेंबल्ड अगर हम बात करें इंडिजिनियसली असेंबल्ड सुपर कंप्यूटर की, तो दैट इज परम शिवाय, जो कि IIT BHU में इंस्टॉल्ड है, ठीक है। बहुत सारे एप्लीकेशंस होते हैं डेफिनेटली। साइंटिफिक रिसर्च के अंदर हो गया आपका, जैसे वेदर फोरकास्टिंग हो गया, उसके लिए यूज़ किया जाता है। साइबर सिक्योरिटी के लिए यूज़ किया जाता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए, फाइनेंशियल मॉडलिंग के लिए, हेल्थ केयर के लिए, इन सब चीज़ों को यहाँ पे यूज़ किया जाता है। सही बात है। तो ये चीज़ें हमें तो पता ही है सुपर कंप्यूटर के बारे में। अब हुआ दरअसल में पता क्या है, यहाँ पे 3 सुपर कंप्यूटर्स को यहाँ पे हमने डिप्लॉय किया है। पहला जो सुपर कंप्यूटर है वो डिप्लॉय हुआ है पुणे के अंदर इन जायंट मीटर रेडियो टेलीस्कोप। ये इसको यूटिलाइज करेगा सुपर कंप्यूटर को, ताकि डिफरेंट डिफरेंट जो एस्ट्रोनॉमिकल फिनोमेना है, जैसे आपका फास्ट रेडियो बर्स्ट हो गया, उसको स्टडी करने के अंदर। दूसरा आपका जो सुपर कंप्यूटर है वो डिप्लॉय हुआ है इंटर यूनिवर्सिटी एक्सेलेटर सेंटर दिल्ली के अंदर। ये आपका मटेरियल साइंसेज, एटॉमिक फिजिक्स, उन सब चीज़ों में रिसर्च इंक्रीज करेगा। और तीसरा है आपका SN बोस सेंटर इन कोलकाता। यहाँ पर आपका ये फिजिक्स, कॉस्मोलॉजी, अर्थ साइंसेज, उन सब चीज़ों के रिगार्डिंग रिसर्च करेगा। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ ना, तो 2 और हाई परफॉर्मेंस जो कंप्यूटिंग सिस्टम्स हैं, उनको भी यहाँ पे प्रधानमंत्री जी के द्वारा ही लॉन्च किया गया है। दैट इन्वॉल्व्स अर्क एंड अरुणिका। ये दोनों नाम हैं जो आपको पता होना चाहिए। ये हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग सिस्टम्स के नाम है जिनको यूज़ किया जाएगा, ताकि आपके जो आपका जो ट्रॉपिकल मीटरोलॉजी है उसके अंदर हम बढ़िया कर पाएँ। आपके अलग अलग हेल स्टॉर्म्स, हीट वेव्स, इन सब चीज़ों को यहाँ पे हम आपके प्रोडिक्ट कर पाएँ। इसके लिए यहाँ पे इनको किया जा रहा है, ठीक है। बाकी डेफिनेटली ये जो कंप्यूटर्स हैं, ये क्या है? परम रुद्र सुपर कंप्यूटर। जो मैं 3 सुपर कंप्यूटर की बात कर रहा था ना, उनके नाम क्या है? परम रुद्र, ठीक है। तो इनकी प्रोसेसिंग पावर बहुत अच्छी है। नॉर्मल कंप्यूटर जो 500 साल में करेगा, ये कुछ 1 मिनट्स में ही कर लेंगे। डेटा प्रोसेसिंग कैपेबिलिटी काफ़ी अच्छी है इनकी, देखने को मिल जाएगी एंड बहुत सारे एप्लीकेशन में इसको इस्तेमाल किया जा सकता है। भारत में देखो, अगर मैं बात करूँ ना, तो हमारे यहाँ पे नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन है, राइट, जिसको यहाँ पे 2015 में लॉन्च किया था। 2015 से लेकर 2022 के बीच में टोटल 45,000 करोड़ के बजट के हिसाब से। एंड अकॉर्डिंगली ये यहाँ पे जो सुपर कंप्यूटिंग मिशन है, ये रन किया गया बाय आपका मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, और अकॉर्डिंगली आपका जो मीटी मिनिस्ट्री है, दोनों ने मिलकर यहाँ पे इसको रन किया। और जो सीडैक पुणे है और ISC बैंगलोर, ये इसकी इंप्लीमेंटिंग एजेंसीज देखने को मिल जाती है। कोशिश यही है कि भारत को ना एक तरह से सुपर कंप्यूटिंग के सेक्टर के अंदर हमारी जो रिसर्च कैपेबिलिटी है वो और इंक्रीज हो। एंड अकॉर्डिंगली अगर हम बात करें ना, तो ये यूज़ करता है नेशनल नॉलेज नेटवर्क को एज द बैकबोन। होता क्या है ना, जो आपके अलग अलग एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस हैं, आपकी R&D लैब्स हैं भारत देश के अंदर, उनके बीच में कैसे एक नेटवर्क बना के सारी चीज़ें, डेटा कलेक्शन हो गया, डेटा शेयरिंग हो गया, वो और बेहतर हो पाए, ठीक है। तो ये यहाँ पे इसका काम रहा नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन का, ठीक है। अब मैंने आपको 2 चीज़ें डिस्कशन करी। एक तो हमने डिस्कशन किया परम रुद्रा सुपर कंप्यूटिंग का, और दूसरा था आपका हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग का। ये 3 हमें देखने को मिला। परम रुद्रा जो सुपर कंप्यूटिंग सिस्टम्स थे जिनको डिप्लॉय किया गया, एंड 2 मैंने आपके साथ डिस्कशन किया था, जो नाम आपको मैं बता देता हूँ। एक का नाम था आपका अर्क और एक का नाम था अरुणिका।
तो दोनों के बीच में अंतर आप सोच रहे होंगे सर, एक तो हो गया परम रुद्र सुपर कंप्यूटिंग और दूसरा हो गया आपका हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग। दोनों में अंतर क्या होता है? एक्चुअल में अंतर दोनों में ये रहता है कि जब हम बात करते हैं ना हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग की, ये कुछ एक स्पेसिफिक टास्क के लिए यहाँ पे बनाए जाते हैं। जैसे अभी मैंने जो दो डिस्कशन किए ना, अरुणिका और अर्का, तो उनका काम रहता है आपका ट्रॉपिकल मेटोलॉजी के कॉरस्पॉन्डिंग। समझे इस बात को? तो इनकी प्रोसेसिंग पावर भले ही हाई होती है, पर उतनी हाई नहीं होती जितनी आपकी सुपर कंप्यूटर की होती है। बाकी देखो स्पीड का भी डिफरेंस होता है। स्पीड के केस में अगर हम नोटिस करेंगे तो सुपर कंप्यूटर आपके पेटाफ्लॉप स्पीड पे रन करते हैं, एचपीसीज नॉर्मली जो करते हैं वो टेराफ्लॉप स्पीड के ऊपर रन करते हैं। ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें, सुपर कंप्यूटर का फोकस सिर्फ और सिर्फ परफॉर्मेंस के ऊपर होता है, पर एचपीसीज का क्या होता है, परफॉर्मेंस के साथ साथ ना आपका एफिशिएंसी और कॉस्ट को भी मैनेज करें। ये सारी चीजें आपके यहाँ पे एचपीसीज में देखी जाती हैं। अब आ जाते हैं आपने आज के एमसीक्यूज की तरफ। तो दो क्वेश्चन मैं आपके सामने लाया हूं। इन दोनों क्वेश्चंस का आंसर, पहला आपका हेफलिक लिमिट एंड दूसरा आपका एथेनॉल बेल्डिंग प्रोग्राम के रिगार्डिंग दो सवाल हैं। तो इनका दोनों क्वेश्चंस का आंसर आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हो। कल मैंने आपसे एक सवाल पूछा था एसआरओ, सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। देखो दरअसल में होता क्या है, एसआरओ का मीनिंग क्या होता है? एसआरओ का मीनिंग जैसा नाम में है ही ना, सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन। इसका मीनिंग ये है, एक ऐसी एंटिटी, ऐसी बॉडी जिसके पास पावर होती है इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स और इंडस्ट्री रेगुलेशंस को यहाँ पे सेट करने की अपने एफर्ट्स के माध्यम से। ये सरकार के ऊपर निर्भर नहीं है। जैसे आपका, मैं आपको एग्जांपल देता हूं, जैसे सेबी हो गया, इरडा हो गया, आपका आरबीआई हो गया, ये तो सरकारी बॉडीज हैं। ठीक है ना? तो सरकारी बॉडीज है ना, तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं जो भी इन्फोर्समेंट होगा स्टैंडर्ड्स का, वो अकॉर्डिंगली कैसे होगा, वो सरकार के द्वारा ही होगा। सरकार ही चीजें डिक्टेट करेगी। पर ऐसा यहाँ पर सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर नहीं होता। जैसे अगर मैं बात करूँ ना, आपका एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड काउंसिल ऑफ इंडिया, ये एक वॉलेंटरी बॉडी है। ये इंश्योर करेगी कि आपके जो भी एडवर्टीजमेंट्स हैं देश के अंदर, वो ऑनेस्ट हों, वो फेयर हों। ठीक है। एंड आपके जो खुद इन्होंने जो अपने एंड पे इन्होंने जो आपके कोड्स बनाए हैं उनको कंप्लाई करें। तो ऐसी एंटिटीज को क्या बोला जाता है? ऐसी एंटिटीज को हम बोलते हैं सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस पॉइंट? सेबी, इरडा और आपका आरबीआई, ये एसआरओ आपके नहीं है। तो आंसर सी विल बी द राइट आंसर। दूसरा मैंने आपको होमवर्क दिया था सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल्स के बारे में। देखो ये क्वेश्चन आसान है अगर आपने चीजें साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर अच्छे से पढ़ी हैं। एक तो देखो आपका है जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल MK3। ठीक है। यहाँ पर आप नोटिस कर पाओगे GSLV Mark 3 में अंदर एक ये 3 स्टेज व्हीकल आपको देखने को मिल जाएगा। एक तो इसके दो यहाँ पे, एक पहला ये और दूसरा ये, दो आपके यहाँ पे इसके सॉलिड जो होते हैं, सॉलिड स्ट्रैप ऑन मोटर्स देखने को मिल जाएगी। उसके अलावा एक आपका लिक्विड इसका कोर स्टेज देखने को मिल जाएगा और तीसरा जो है आपका वो क्रायोजेनिक अपर स्टेज देखने को मिल जाएगा। ठीक है। तो ये आपका GSLV Mark 3 है, बहुत पावरफुल है। डेफिनेटली बहुत सारे लॉन्चेस को अंदर हम इसको यूज करते हैं। एंड दूसरा है आपका PSLV पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। ये आपका थर्ड जनरेशन आपको PSLV लॉन्च व्हीकल आपको देखने को मिल जाएगा। एंड इंपॉर्टेंट बात आप यहाँ पे नोटिस करो, पहली स्टेज इसमें सॉलिड होती है, दूसरी लिक्विड, तीसरी फिर से सॉलिड, चौथी फिर से लिक्विड। तो 4 स्टेज आपको ये आपको लॉन्च व्हीकल आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। तो ये कुछ पॉइंटर्स थे अगर आपको पता होना चाहिए। इसको यहाँ पे आप नोटिस कर पाओगे। चंद्रयान 1 2008 में लॉन्च किया, मार्स ऑर्बिटर स्पेसक्राफ्ट 2013 में लॉन्च किया, और भी बहुत सारे लॉन्चेस हमने यहाँ पे इसके माध्यम से करे हुए हैं। तो थोड़ा सा अगर आपको इनको बेसिक आइडिया भी होता ना, तो आप रियलाइज करते हैं कि डेफिनेटली पहले स्टेटमेंट तो बिल्कुल करेक्ट है, 3 स्टेज ही है। पर अगर हम बात करें ना PSLV की, तो ये थर्ड जनरेशन हमें देखने को मिलता है। तो ये आपका इनकरेक्ट हो जाएगा। तो पहला करेक्ट है, दूसरा इनकरेक्ट है। तो ऑप्शन नंबर ए 1 ओनली विल बी द राइट आंसर। दोस्तों बात करें अगर अपने ट्रू एंड फॉल्स स्टेटमेंट्स की, तो कुछ आपके सामने स्टेटमेंट्स हैं। ठीक है, 4 स्टेटमेंट्स हैं। इनमें से कौन सा सही है, कौन सा गलत है, इसका आंसर आप कमेंट्स में बता सकते हो। कल मैंने आपको जो होमवर्क दिया था, एक था आपका स्पाइस बोर्ड ऑफ इंडिया के बारे में। तो एक्चुअल में ये आपकी एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। तो पहला इस वजह से आपका यहाँ पे इनकरेक्ट हो जाएगा। बात करें दोस्तों नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम की, तो डेफिनेटली इसको 1992 के ही अंदर ही लॉन्च किया गया था, ताकि आपके जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज हैं और साथ साथ HIV एड्स का प्रेवलेंस कहीं ना कहीं खत्म किया जा सके या कम किया जा पाए। स्पाइस स्कीम की बात करें तो डेफिनेटली इससे आपके जो स्पाइसेस का एक्सपोर्ट है और आपके जो इलायची की प्रोडक्टिविटी है उसको बढ़ाए जाने की कोशिश है। तो ये स्टेटमेंट भी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अग्नि 5 की बात करें तो ये आपकी क्रूज मिसाइल नहीं है, बल्कि आपकी ये एक बैलिस्टिक मिसाइल देखने को मिल जाती है। तो इसलिए ये स्टेटमेंट भी आपका इनकरेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये थी आज की डिस्कशन। इसी तरह से आप भी अपने एंड पे हार्डवर्क करते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। ऑल द वेरी बेस्ट।